थोड़ा लेट हो गया वैसे मैं इसको दिखाने में। मैंने 2-3 दिन पहले देख लिया था, लेकिन आज भी उतना ही ज़्यादा फनी है। सोलो सिकोवा की ये वीडियो है जहाँ पर वो किसी सिक्योरिटी से कहीं से तो होते हुए जा रहे हैं और जो आसपास सारे लोग खड़े हुए हैं वो टीज कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं सोलो सिकोवा को, सस्ता ट्रैवल चाहिए, वही सब जो बातें बोलते हैं। और उस टाइम पे जरा सोलो सिकोवा का रिएक्शन के देखो, वो कह रहे हैं भाई तुम बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या तुम पागलों की तरह चिल्ला रहे हो यहाँ पे। जो सोलो सिकोवा का ट्रांजिशन हुआ है, सोचो यही बंदा आज से एक साल भी ज़्यादा बोल दिया भाई, रेसलमेनिया तक ये बंदा कैसा था, बिल्कुल साइलेंट, कुछ बोलेगा नहीं, एक शब्द इसके मुंह से नहीं फूटेगा। कभी फूटता था तो लगता था अरे भाई आज स्मैकडाउन में सोलो सिकोवा ने बोला है, लेकिन ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा मारा और मुझे लगता है इसके लिए तारीफें तो बनती हैं यार सोलो सिकोवा की। उनसे नफरत थोड़ी ज्यादा सी लग रही है, मुझे फैल रही है ऐसा लग रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है, कम्युनिटी टैब पर मैंने इसको कल शाम को ही पोस्ट कर दिया था, दैट इज एपिक। ये होने वाली है नई सीरीज जहां पर हम उन 4 मूवमेंट्स की बात करेंगे। ये 4 एपिसोड ही सीरीज होने वाली है। 4 मूवमेंट्स आपको समझ ही आ गए होंगे इस पोस्टर को देख के। अब आप मुझे बता सकते हो कि पहले किस टॉपिक के ऊपर, किस मूवमेंट के ऊपर, किस एपिक मूवमेंट के ऊपर आपको जो एपिसोड है वो चाहिए। इन 4 में से आपको एक बता सकते हो, अंडरटेकर की स्ट्रीक, डैनियल ब्रायन का यस मूवमेंट, इसके साथ वो ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न हुआ था और सेथ रॉलिंस का हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी। कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको नहीं पता तो है, लेकिन उस मूवमेंट में भी हम चले जाएंगे और उसके पीछे की भी बहुत सारी डिटेल्स है। फिर आपको पता ही है जब हम लेके आते हैं कोई चीज़ तो फिर वो कितनी मस्त होती है। तो स्पॉटिफाई पर इसका पहला एपिसोड आ जाएगा बहुत जल्दी, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको पहले किसके ऊपर चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो। बात करते हैं स्मैकडाउन के पोस्टर में रोमन रेंस की वापसी हो चुकी है भाई। देख सकते हो आप यहाँ पे, आप रोमन रेंस क्योंकि वापस आ गए, उनका रिटर्न हो गया है। तो स्मैकडाउन के पोस्टर पे वो फिर से आ चुके हैं और आ तो गए हैं, लेकिन अब ऐसे ही लग रहा है रूमर्स के अकॉर्डिंग कि शायद उनकी जो अपीयरेंस है वो सीधा 13 सितंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए होगी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई मैं तो मान रहा हूँ जैसे भी करेगी सही करेगी, बट वही है कि स्मैकडाउन के शो पर वैसी मामला इतना थकेला ऐसा चलता है और अगर रोमन रेंस नहीं है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हर दिन के साथ साथ मुझे लग रहा है भाई रैंडी ऑर्टन ये तुम्हें हो क्या गया है। वो जो हरामी वाला मैंने टैग तुम्हारे सिर पे पकड़ाया था, लग रहा है अब ऑफिशियली उसको लेने की बारी आ गई है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ जब ऑफ एयर चली जाती है तो उसके बाद रैंडी ऑर्टन स्पेशली आए उन सारे लोगों से मिलने जो कि रैम के पास में बैठे हुए थे। मतलब जितने लोगों के साथ फोटो, सेल्फीज, ऑटोग्राफ सब कुछ कर सकते थे रैंडी ऑर्टन ने किया और वो आराम से जा रहे थे भाई। पहले रैंडी ऑर्टन ऐसा बंदा नहीं था, वो अपने काम से आया उसके बाद चला गया। लेकिन रैंडी ऑर्टन की लाइफ में रिसेंटली जो चीजें उन्होंने फेस करी, ऐसा लग रहा है भाई उनको कुछ तो ऐसा समझ में आ गया है कि भाई हर बंदे को खुश रहना चाहिए और खुश रहने की जितने एफर्ट्स है वो भी डालने चाहिए। और रैंडी ऑर्टन यहाँ पर ही वो काम करें, बहुत अच्छा जेस्चर था। और सारे वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार बहुत अच्छे ही होते हैं, वो रियल लाइफ में अगर उनसे मिलते तो सबके जो एक्सपीरियंसेस है वो अच्छे ही होते हैं। कुछ एक आध हो जाते हैं वैसे, सीएम पंक जैसे, अब तो वैसे वो भी नहीं रहे यार। चलो 2 रिटर्न्स मैं आपको बताता हूं जो कि ऑल एलीट रेसलिंग से पॉसिबली वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आने वाले हैं। सबसे पहले पेज के बारे में बात करते हैं। तो पेज के बारे में हमको ये पता चला है कि उन्होंने एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से अब चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि शायद ये उनका पहला कदम है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ आने के लिए। क्योंकि अगर मुझे लगता है नेगोशिएट कुछ करेंगे तो पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में दोबारा आ सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो उनको रेसल करने का मौका मिला नहीं जब उन्होंने अपना वो रिटायरमेंट किया था, उसके बाद आपको पता ही पेज के करियर में क्या सब कुछ है। लेकिन शायद उनकी दोबारा से आने की पॉसिबिलिटी है। मैं कह नहीं सकता चांसेस कितने हैं, इंटरनेट पे मैं देख रहा था सारे लोग पेज के अगेंस्ट से नहीं चाहिए हमको ये, हमारे पास बिलियर डेवनपोर्ट है। पता नहीं यार लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो जाते हैं किसी को लेके, लेकिन ये पेज के बारे में चल रहा है। और दूसरा नाम है ब्रायन डैनियल्सन, डैनियल ब्रायन। अब इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूँ, आपको याद होगा अभी से कुछ टाइम पहले ही मैंने आई थिंक 10-15-20 दिन, पता नहीं 1 महीना पहले किसी वीडियो में तो बोला था कि डैनियल ब्रायन ने ऐसा बोला है कि वो AEW फॉरएवर रहने वाले हैं, यानी हमेशा के लिए वो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ ही काम करेंगे। और अगर आप वहां पे उनकी स्टोरी को फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता है अब जो नेक्स्ट PPV होने वाला है AEW का, वहां पर करियर वर्सेस टाइटल मैच होने वाला है उनका स्वर्व के साथ में। तो वहां पे शायद वो उनका लास्ट मैच हो जाएगा AEW से। और सबसे अलग बात यह है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी AEW के साथ खत्म हो चुका है, तो फिर चांसेस लग रहे हैं। और उसके ऊपर भी बड़ी बात है कि माइकल कोल ने मंडे नाइट रॉ में मेंशन भी किया था, वो शेमस वाली चीज जब उन्होंने मेंशन करी जब उनका पीट डन के साथ मैच चल रहा था, कि उन्होंने जो है डैनियल ब्रायन को हराया था, वो जो उनकी बहुत जल्दी से विक्ट्री हुई थी वहां पे। तो अब ऐसे में लोग ऐसे वो तार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर मैं उस डैनियल ब्रायन की स्टेटमेंट के ऊपर जाऊं तो उन्होंने तो बोला भाई कि उनका दोबारा से मतलब AEW को छोड़ के कहीं जाने का कुछ प्लान भी नहीं है। तो पता नहीं क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी वैसे मुझे दोनों की कम लग रही है, लेकिन ये बिजनेस में नेवर से नेवर वाली टर्म ऐसे ही नहीं बनाई गई है, तो कुछ भी हो सकता है। ये बहुत फनी चीज है भाई। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो पहले से तो आपको पता भी होगा, जब एंड्राडे के पास में स्पीड चैंपियनशिप आई थी उस टाइम पर भी उन्होंने रेंडर को बस ऐसे ही चिपका दिया था। और अब तो भाई हद हो गई है। ये लोगन पॉल वाला आया, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर का भी क्या है। सबसे पहले लोगन पॉल का दिखाता हूं आपको, लिटरली लोगन पॉल का हाथ जहां पे उन्होंने अपने पास यूएस चैंपियनशिप पकड़ी हुई है उसी को उन्होंने काट के फोटोशॉप करके एलन नाइट पे चिपका दिया। मतलब
अब जो एले नाइट का रेंडर है उसमें हाथ एले नाइट का नहीं है, उसमें हाथ भी वो लोगन पॉल का है, और जो लोगन पॉल ने उस टाइम पर यूएस टाइटल पकड़ा था वही वाला। पता नहीं यार, डब्ल्यूडब्ल्यू के ग्राफिक्स बहुत बढ़िया होते हैं। बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, बहुत टाइम हो गया वैसे इसमें भी काम करते हुए, तो भाई मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ग्राफिक्स। लेकिन ये पता नहीं कभी कभी कैसी चीज कर देते हैं। और अभी ब्रॉन ब्रेकर भी जब चैंपियन बने तो इन्होंने अभी फोटोशूट नहीं करवाया। चलो फोटोशूट नहीं करवाया, यही हम इसको रीजन मान सकते हैं, वरना जो रेंडर्स है वो हमेशा टॉप नॉच ही आते हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर का पुराना वाला हाथ ही उन्होंने लगा दिया, वो एनएक्सटी के टाइम से जो चैंपियनशिप थी, और उसमें भी चलो लगा दिया तो लगा दिया भाई, उसको अच्छे से फिनिश नहीं किया। अच्छे से फिनिश किया पूरा लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है किसी सस्ते से बिल्कुल 50 रुपए में किसी से डिजाइन बना के कर दिया तुमने। और ये तब बात हो रही है जब डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए है, तो इस समय लोग जो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू का कि कैसे भाई एक फोटोशूट नहीं कराया जा रहा तुमसे, अगर रेंडर तुम बना भी रहो फोटोशॉप करके तो थोड़ा सही से तो बना लो। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम में सीएम पंक की एक वीडियो शेयर करी है। इस वीडियो के अंदर हमको जो डिफरेंट एंगल्स है वो दिखाए जा रहे हैं सीएम पंक जब आए थे, और इस एंगल के अंदर हमने वो भी फ्रेम देखा जब डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार जो वॉर गेम्स में थे उनका भी रिएक्शन नोट होता है, जहां पर सेथ रॉलिंस ऑलरेडी हमने जो फैन कैम की वीडियो में देखा था बहुत झल्लाए हुए थे, यहां पर भी सेथ रॉलिंस ऐसे ही दिख रहे हैं। और जो मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं, ये वो टाइम है जब 3 साल हो चुके हैं एडब्ल्यू कंपनी में पहली बार सीएम पंक को आए हुए, वो जिन्होंने अपना प्रोफेशनल रेसलिंग में जो है दोबारा से अपनी वापसी करी थी। तो लोग बोल रहे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की टाइमिंग देख रहे हो जरा, किस टाइम पे सीएम पंक की इस वीडियो को उन्होंने निकाला है। और इस वीडियो से ये भी चीज क्लियर होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज के ऊपर भी फोकस करिए कि सेथ रॉलिंस इस बात से कितना ज्यादा गुस्सा था जब सीएम पंक आया था। अब आई थिंक फुल्ली एक्सपेक्टेड है कि रेसलमेनिया 41 में सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का ही मैच होगा। एक सुपरस्टार चैंपियनशिप को बनाता है, इसका मतलब हम समझते हैं कि भाई वो उस चैंपियनशिप की वैल्यू अपर लेवल पे लेके जाता है और ज्यादा उसे प्रेस्टीजियस बनाता है। लेकिन लिटरली एक सुपरस्टार चैंपियनशिप बनाता भी है, ये बात जैक पेरी ने प्रूव कर दी है। टीएनटी चैंपियनशिप अपनी कस्टम वाली उन्होंने बनाई है और उसकी पूरी उन्होंने वीडियो ही शेयर करी। पहले उसको वो शो पे लेके आते हैं और उसके बाद बिहाइंड द सीन कैसे उन्होंने उसको बनाया वो आप देख सकते हो। और ये ऐसा ही है जैसे हम यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे कभी कभी नहीं देख लेते, वो आयरन को गला के पिघला के एल्यूमिनियम को वैसे कास्ट करके फिर उसे फ्रेम में डाल के बनाते हैं, फिर उसको पॉलिश करते हैं। पता नहीं जैक पेरी ने खुद ही बनाई है, लग तो रहा है देख के बनाई है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि उसको कैमरा शॉट से ऐसे ट्रिक किया हो कि वो लग रहा है जैक पेरी बना। लेकिन जो भी है ये उन्होंने उसकी बनाने की प्रोसेस भी बना दी, चैंपियनशिप को लिटरली बना ही दिया उन्होंने। देखो मैं कहना चाहूंगा कि हम जो डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस होते हैं बहुत ज्यादा हिपोक्रेट होते हैं। एक टाइम पे जो चीज हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, अगर थोड़ा भी उसमें शिफ्ट हो चेंज हो तो हम बोल देते हैं, अपना ओपिनियन चेंज कर देते हैं उसके ऊपर। जो भी है माइकल कोल के बारे में आपको पता है, अभी इससे मैं 3 साल पहले अगर बोल लूं ना, हर कोई बंदा जो अपने आप को स्मार्ट रेसलिंग फैन बोलता था वही कहता था माइकल कोल ऐसा है भाई, वो हियर कम्स द बिग डॉग करके जो माइकल कोल हमेशा रोमन रेंज के एंट्रेंस पे बोलते थे, वो लोगों को बहुत क्रिंजी लगता था। बॉस टाइम वाली चीज वो क्रिंजी लगती थी लोगों को, तब भी मैं तब से बोलता था भाई वो बंदा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे बोलने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि वो हेडसेट क्यों पहने माइकल कोल ने, कि वो बैक स्टेज से विंस मैकमैन उसके कान में बातें फूंक सके। तो अब माइकल कोल ने विंस मैकमैन के ऊपर ही शॉट्स लेना शुरू कर दिया है। ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, मुझे अभी बोलते हुए भी यकीन नहीं हो रहा। जो मैच चल रहा था ये शेमस और मिज और ब्रॉन्सन रीड के बीच में, जो नो डिस्क्वालिफिकेशन वाला था मंडे नाइट रॉ में, तो उस टाइम पे पैट मैकेफी को माइकल कोल बैठने के लिए बोलते हैं, बैठ जा भाई वरना तो हमको लोकल मेडिकल फैसिलिटी में जाना पड़ जाएगा। अब ये वही वर्ड है जिसके बारे में विंस मैकमैन सोचते थे ये नहीं बोल सकते भाई, हम हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, लोकल मेडिकल फैसिलिटी हम बोलेंगे। तो जिस तरीके से माइकल कोल ने वो बोला, क्लियरली वो पता चल रहा था कि उन्होंने शॉट लिया विंस मैकमैन के ऊपर, और अचानक से देखो माइकल कोल ने साइन किया तो सारे लोग बोले वाह भाई ग्रेटेस्ट कमेंटेटर ऑफ ऑल टाइम। अब एकदम से वो अटैक पकड़ा दिया लोगों ने, इसीलिए वो हिपोक्रेट होने वाली बात बोली है मैंने। अभी 3 साल पहले सारे लोग गालियां दे रहे थे माइकल कोल को, अचानक से सिर्फ 3 साल में वो सबके लिए स्टार हो गए हैं। अब जो मैं आपको बात बताने वाला भाई सही में, अब मजाक नहीं कर रहा, बहुत तगड़ा लाइफ लेसन होने वाला है। मार्क हेनरी ने कुछ बातें बोली है रोमन रेंज के बारे में। वो ये कहते हैं कि रोमन रेंज को स्टिल ल्यूकीमिया है और अभी भी वो बंदे के साथ भी ऐसे कई सारे दिन होते होंगे जब उसका उठने का मन नहीं करता होगा अपने बेड से। जैसे वो रेसलमेनिया में शेप में आया था, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं, ये मार्क हेनरी के वर्ड्स हैं, कि उस बंदे को भी आलस आया होगा भाई मैं उठूंगा नहीं, मतलब समझ रहे हो वो जो बॉडी में काफी ज्यादा वीकनेस थकान जो भी हो जाती है, लेकिन स्टिल वो बंदा ना सिर्फ उन सारी चीजों को ओवरकम करके आता है बल्कि टेलीविजन पर उसने पिछले कुछ सालों में क्या प्रोडक्ट डिलीवर किया है। मैं सही बता रहा हूं भाई, इस चीज को बहुत ज्यादा लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी हेल्थ को लेके। रोमन रेंज वो बंदा जो कि चैंपियन तो है, वो रियल लाइफ में भाई चैंपियन ही है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है यार मैं बहुत ज्यादा रोमन रेंज की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आई थिंक मेरे को जब भी किसी सुपरस्टार से कुछ दिखता है भाई ये सीखने वाली चीजें मैं आपको बताया था। जैसे डेमन प्रीस्ट के केस में भी देखो कुछ टाइम पहले वो कहां पर थे और अब देखो कहां पर हैं। अगर रोमन रेंज के फैन होना तो उनकी रेसलिंग स्किल, उनकी माइक स्किल, वो दिखते कैसे, उससे ज्यादा मुझे लगता है इसका फैन किसी को होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इन सारी सिचुएशन को टैकल करते हुए भी वो इतने टॉप पर हैं और कंपनी के ही इस समय सबसे टॉप पर है। सोचो किस कंडीशन के साथ। एक एग्जांपल के लिए ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि सोचो स्ट्रीट पर कोई बंदा है जो बहुत गरीब है लेकिन उसकी हेल्थ सही है, तो सोचो अगर रोमन रेंज उस बंदे को देखेगा तो क्या सोचेगा कि यार मैं तो इतना ज्यादा प्रिविलेज हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन एक हेल्थ ही वो चीज है जो कि मेरे पास नहीं है। अब इसको ऐसा एग्जांपल मत समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आप
आपके सामने भी है ना अगर कोई ऐसी कंडीशन, चाहे आपकी नौकरी ना लगने का हो रहा हो या फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना लाने को हो रहा हो, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन की बात हो, इवन शादी की बात हो रही हो, मजाक नहीं कर भाई, सही में कह रहा हूँ मैं, तो मुश्किल नहीं होता भाई, कुछ हो जाता है सब। मतलब मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, पिछले 2 साल में आउट ऑफ नोवेयर मेरी 2 सर्जरी हो गई जो मुझे पता भी नहीं था कि होनी है। ऐसा नहीं था क्योंकि पुरानी कंडीशन है मेरी, लेकिन मैंने क्या किया भाई, अभी हुई थी तो 10 दिन बाद मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं था वो टाइम में बिल्कुल फिट था, मतलब जब मैं बोल भी रहा था तो मेरे जो स्टिचेस है वो खिंच रहे थे। तो मेरी सारी बात बोलने का पॉइंट है कि सिचुएशन कुछ भी है भाई, लड़ो। और रोमन रेंस के फैन हो तो सिर्फ एक चीज अगर कोई सीखनी होगी तो मैं तो बोलूंगा ये सीखो भाई। अच्छा, आपका ओपिनियन चाहिए इस चीज के ऊपर, पता ही है आपको रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जो मैच है वो होना ही है, क्योंकि ये तीसरा मैच हुए बिना तो रहेगा नहीं कोई भी। अब ऐसी सिचुएशन में कोडी रोड्स और रोमन रेंस क्या दोनों सुपरस्टार बेफेस होंगे? सैम रॉबर्ट्स का इसके बारे में ये कहना है कि रोमन रेंस को अगर तुमने बेफेस रखा और कोडी रोड्स का हील टर्न कर दिया तो रोमन रेंस के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि उस पॉइंट पे फिर ऐसा लगेगा भाई कोडी रोड्स तो बहुत कूल है और रोमन रेंस उसके सामने थोड़ा बेफेस के तौर पे, फिर आपको पता ही है बंदे थोड़े ऐसा अटपटे टाइप के देखते हो, थोड़े से वीक लगते हैं। तो ये उनका टेक है इसके ऊपर। वैसे बात बहुत सही बोली उन्होंने, इसलिए मैं शेयर भी कर रहा हूं। बहुत मुश्किल होगा WWE के लिए इसको बनाना। इसको आई थिंक ऐसे भी बिल्ड कर सकते हैं कि बेस्ट बेबी फेस वर्सेस बेस्ट बेबी फेस ऐसे करके, कि मतलब टॉप लेवल के, क्योंकि कोडी रोड्स ने जब रोमन रेंस को हराया था उनका स्टॉक आपको पता ही है बेबी फेस क्या किस लेवल के वो थे। अब हो सकता है जो मैं आपको अब बात बता रहा हूं उसका कोई मतलब ना हो, और हो सकता है उस बात को कोई मतलब तो नहीं था लेकिन अब उसके मतलब बनने लगे हैं। ये नैव नाम का अकाउंट है ट्विटर पे, जो कि भाई सबसे बड़े ब्लड लाइन के और रोमन रेंस के भक्त हैं, जैसे मैंने इनके ट्वीट देख के पता चला। तो उन्होंने बहुत एक पुरानी कोई वीडियो शेयर करी है जहां पे क्राउन जूल में जब लोगन पॉल को हराया था रोमन रेंस ने, उस टाइम रैंप पर जाते हुए रोमन रेंस ने अपनी वो जो ऊला फाला माला है, जो नेकलेस है, वो सोलो सिकोवा को दिया था। तो यहां से चीज पॉइंट आउट की जा रही है कि भाई उस टाइम पे कैसे रोमन रेंस ने वो ऊला फाला सोलो सिकोवा को दी थी, और अब उसी चीज के लिए रोमन रेंस सोलो सिकोवा से ही लड़ रहा है। तो पूरे वो सर्कल वाली स्टोरी बनाने वाली चीज की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर देखो भी भाई तो 2 साल हो चुके हैं इस चीज को। अब क्राउन जूल ये भी तभी हुआ होगा, आई थिंक ये बिल्कुल साल के एंड का जब टाइम होता है तभी होता है, और अब दोबारा से क्राउन जूल होगा। मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते कि क्राउन जूल के अंदर ही दोबारा WWE इसको सेटअप करेंगे, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, ट्रिपल एच सारी चीजों को देखते हैं, मुझे लग रहा है भाई सही में वो फैन से भी आइडियाज ले सकते हैं और इवन लेते भी होंगे कि यार ये बड़ी सही चीज पॉइंट आउट की गई। आपने देखा होगा कई बार कोई चीज कुछ नहीं होती लेकिन फैंस उसको एक थिंग बना देते हैं, जैसे एले नाइट का जो हमने सारा मूवमेंट देखा, जैसे लोग उनको बिल्कुल पीछे लग गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, तो फिर उस चीज को WWE टेलीविजन पे भी कैपिटलाइज करती है। तो शायद यहाँ पे भी इसका होने का एक सेंस है, लेकिन बहुत पुरानी चीज उखाड़ी और लॉजिक और सेंस तो बन रहा है भाई इसमें। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो भाई तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो भाई, ऐसी मस्त वीडियोस के लिए बात करते रहते हैं WWE की यहाँ पे। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।